नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज हम करेंगे AATU 2016 के क्वेश्चन पेपर का केमिस्ट्री सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैविंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज में, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपका आयोनाइजेशन एनर्जी इतना होगा। तो कैसे करेंगे आइए बात। तो हम जानते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 13.6 Z²/n²। वन स्पीसीज की बात कर रहा है तो n का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका -13.6 Z²। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर z का वैल्यू, ये Z² का वैल्यू आपका 4 हो जाए तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -54.4। तो इसका मतलब Z² का वैल्यू 4 आएगा, यानी कि z का वैल्यू 2 आ जाएगा एंड z का वैल्यू 2 हो रहा है। इसका मतलब आपका जो स्पीसीज कौन सा बन रहा है, हीलियम पॉजिटिव। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल जाएगा तो हीलियम पॉजिटिव वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो हीलियम पॉजिटिव ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द एटम्स। इसमें आपको पूछा है इनमें से किस में हाईएस्ट एनर्जी होगी एटम पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, n+l रूल लगा देंगे। क्या करेंगे, n+l रूल लगा देंगे। n और l की वैल्यू को जोड़ के जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो आपकी हाईएस्ट एनर्जी शो करेगा एटम की। फर्स्ट वाले में 3+0 यानी कि 3 हो जाएगा, सेकंड वाले में 3+1 यानी कि 4 हो जाएगा, थर्ड वाले 3+2 यानी कि 5 एंड फोर्थ वाले में 4+0 यानी कि 4। तो सबसे ज़्यादा किसमें, 5 यानी कि सी में, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर n और l का वैल्यू सम करने पे किसी दो ऑप्शन में इक्वल आ रही होती तब हम n को प्रायोरिटी देते और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होता उस ऑप्शन को टिक कर देते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इन OF2 ऑक्सीजन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। OF2 में ऑक्सीजन के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं हमेशा जो क्या करता हूँ, सिग्मा प्लस पाई रूल का इस्तेमाल करता हूँ। यानी कि क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को जोड़ देता हूँ एंड जो सम करने पे वैल्यू आती है उससे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू को टिक करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर 53 में OF2 है, तो OF2 में क्या होगा, सिग्मा मतलब कि O से कितने जो है अदर बॉन्ड्स कितना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर F2 जुड़ा हुआ है तो सिग्मा का वैल्यू आपका 2 आ गया। एंड पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई मतलब क्या होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है यहाँ बेसिकली लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने पास, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट जो शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से 2 उसने जो है बॉन्डिंग के लिए दे दिए, बचे कितने 4। तो लोन पेयर कितने बने, बाई 2 यानी कि 2 लोन पेयर बने। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का आप करेंगे तो कितना आ रहा है 4 एंड 4 पे हम जानते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो sp3 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर OF2 था तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने निकाले, तो सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, O से कितने दूसरे आइटम्स जुड़े हुए हैं। तो O से यहाँ पर 2 आइटम जुड़े हुए थे फ्लोरीन के, तो सिग्मा का वैल्यू 2 हो गई। अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर निकाला। लोन पेयर कैसे निकालेंगे हम लोग, लोन पेयर निकालने के लिए हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 चले गए बॉन्डिंग में, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन और उसकी 2-2 की पेयरिंग बन जाएगी तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे। 2+2 हो जाएगा आपका 4 एंड 4 पे हम जानते हैं कि sp3 हो जाएगा। तो sp3 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इस केस में बिल्कुल सी आप करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, अमंगस्ट NO3 ASO3 3 CO32 ये एंड ये द नॉन पोलर स्पीसीज आर। इनमें से नॉन पोलर स्पीसीज के बारे में पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, आपको फिर से सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। जो रूल मैंने ऊपर बताया बिल्कुल उसी रूल का इस्तेमाल करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बात किया आपसे नॉन पोलर स्पीसीज की। तो नॉन पोलर स्पीसीज क्या होगी, जिनका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो या तो आपका जो है टेट्राहेड्रल होगा, मतलब जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड साथ ही साथ जो है जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा होगा, जैसे कि ट्रायगोनल, प्लेनर या फिर जो है लीनियर स्ट्रक्चर या फिर आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, हम जानते हैं कि इनमें जो होता है डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाती है आपकी 0 एंड डायपोल मोमेंट की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाती है तो इनको हम लोग नॉन पोलर स्पीसीज कहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देनी है एंड उसके बाद स्ट्रक्चर आपको प्रपोज कर देना है एंड स्ट्रक्चर में जो परफेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा होगा जिसमें डायपोल मूवमेंट का वैल्यू 0 आ रहा होगा तो वो केस आपका जो है नॉन पोलर स्पीसीज हो जाएगा। इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें SO3 ClO3- एंड आपका BO3- ये तीनों जो होंगे वो नॉन पोलर स्पीसीज होंगे एंड यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, द
Lewis acidity of BF3 is less than, the Lewis acidity of BF3 is less than BCl3 even though fluorine is more electronegative than chlorine, it is due to, आपसे पूछ रहा है इस केस में BF3 जो होता है वो BCl3 से जो है लेस लेविस एसिडिटी शो करता है, क्यों? तो इसमें होता क्या, इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि यहाँ पर जो होता है 2p पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, तो 2pb जिस ब्रोमीन के केस में जो 2pb होगा और जो ये 2pf होगा फ्लोरीन के केस में, पाई बॉन्डिंग वाला रीजन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्गर 2pb एंड 2pf पाई बॉन्डिंग वाला जो होगा ये रीजन करेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में आप ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 56, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है। तो बेसिकली आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये जो अमीन वाला ग्रुप है जो इथेनामाइड का, इसको आप प्रायोरिटी देंगे तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी को नंबर 1 दे देंगे एंड ये हो जाएगा नंबर आपका 2, ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा आपका नंबर 2 और ये आपका मीथेन यहाँ पर लग जाएगा। तो जो है क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 मिथाइल 6 ऑक्सोहेक्स 3 इनामाइड, 2 मिथाइल 6 ऑक्सोहेक्स 3 इनामाइड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप 1 टिक कर देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे आप, ये जो इनामाइड ग्रुप है इसको प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 इसको देंगे, फिर इस टाइप से 1 2, फिर यहाँ पर 3 4 5 एंड 6, इस टाइप से आप जो है नंबरिंग कर देंगे। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका 1 क्लिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है द IUPAC नेम ऑफ ए, इस कंपाउंड का भी आपको IUPAC नेम लिखना है। तो इसमें आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्लोरीन से, तो क्लोरीन नंबर 1 पे आएगा, फिर आपका जो है ब्रोमीन 2 पे, फिर ये 3 4 5 6। तो इसकी नंबरिंग जो अब आपने कर दी, अब नंबरिंग के बाद हम क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, 2 ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो आएगा, देन फिर आपका जो है 1 क्लोरो आ जाएगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आइडोबेंजीन, क्या हो गया 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आइडोबेंजीन। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बी टिक हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबरिंग की प्रायोरिटी वाइज से एंड देन फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बी टिक। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स एट लीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपको 6 कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस किस कंपाउंड में आपका जो है सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है प्रेजेंट है। तो 2 डिग्री अल्कोहल किस इसमें प्रेजेंट है आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ जो तीसरा कंपाउंड है इसमें भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, एंड ये जो आपका 5वां कंपाउंड है इसमें भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ में नहीं है, तो 1 3 एंड 5 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 3 5 वाला ऑप्शन जो है आप ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी। क्वेश्चन नंबर 59 है ट्रांजिशन स्टेट 2 इज स्ट्रक्चरली मोस्ट लाइकली एज। जो ट्रांजिशन, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो 2 है वो किससे जो है काफ़ी जो मिलता जुलता है आपको बताना है, तो वो आपका किससे मिलेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम हेमोन्स पोस्टुलेट का फॉर्मेशन करेंगे। हेमोन्स पोस्टुलेट के हिसाब से, हेमोन्स पोस्टुलेट के हिसाब से जिसकी एनर्जी इस ट्रांजिशन स्टेट 2 के करीब में होगी वही जो है इसके जो है जैसा होगा, यानी कि मोस्ट लाइकली हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट 2 के सबसे करीब में कौन सा है, इंटरमीडिएट स्टेट 2 है, तो इसकी एनर्जी दोनों के लगभग इक्वल हो जाएगी, एंड इसलिए ये मोस्ट लाइकली किसके हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेट 2 के। तो इंटरमीडिएट स्टेट जो 2 है ऑप्शन नंबर इस केस में सी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये ग्रुप 17 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि क्लोरीन होता है, देन आपका फ्लोरीन होता है, देन फिर आपका ब्रोमीन होता है, एंड देन फिर आपका आयोडीन होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ जाता है तो फ्लोरीन जो होता है सबसे ऊपर हो जाता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर आप इस केस में बी टिक कर। क्वेश्चन नंबर 61 है द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स है तो आपको बताना है इसमें से किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो कोऑर्डिनेट ग्रुप्स जब इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होता है। तो इस केस में आपका 61 में बी टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है फॉर द रिएक्शन ये द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2 इज। O2 के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे O2 जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और हमेशा याद रखिएगा जो चीज़ जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में भी आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड विद।
फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन जो है इसमें से किससे रिलेट नहीं करेगा, तो फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन आपका रिडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका डी टिक हो जाएगा। 64 है, कंपाउंड ये गिवन है आपको, हैज फॉलोइंग प्रीफिक्स। इस कंपाउंड को कैसे प्रीफिक्स किया जाएगा, तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी ग्रुप्स को देंगे। किस ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पर आप Cl को इस केस में प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पर जो है C2H5 को। तो Cl एंड जो है C2H5 को प्रायोरिटी देने के बाद आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है बनेगा ये आपका E होगा, तो इसको कैसा प्रीफिक्स देंगे, E प्रीफिक्स देंगे, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, द मॉलिक्यूल C3O2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड हैज। C3O2 की बात कर रहा है, इसके पास लीनियर स्ट्रक्चर है, तो पूछा है आपसे ये कंपाउंड के पास कितने पाई बॉन्ड्स होंगे एंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो इसको बना लेते हैं। 65 में ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये है C3O2। C3O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके सामने। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 एंड NH3 रिस्पेक्टिवली आर। XeF2 और NH3 का आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये जो है आपका जो है sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एंड ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका sp3 का। यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट केस में यानी कि XeF2 में 4 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका लीनियर हो जाएगा, यानी कि XeF2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका हो जाएगा लीनियर। एंड यहाँ पर NH3 के केस में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होगा, एंड यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, एंड स्ट्रक्चर जो है आपका पिरामिडल बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में आपका जो है बनेगा लीनियर एंड देन फिर पिरामिडल। ऑप्शन देख लेंगे तो लीनियर पिरामिडल वाला ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 67 है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज ये 3 कंपाउंड आपको गिवन है, इसमें पूछा है आपको लोन पेयर्स बताने हैं कितने होंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है एक एक करके लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड भी प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर XeF6 है, तो XeF6 या फिर आप ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि इस केस में आपका एक लोन पेयर बनता है, तो एक लोन पेयर बनेगा इस केस में। तो ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब खाली यहाँ पर बात आएगी ऑप्शन नंबर सी एंड डी में। अब फिर आप क्या करेंगे कि SbCl6 माइनस का आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इसका जो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, Sb3 पॉजिटिव वाले स्टेट में होगा एंड 3 पॉजिटिव वाले स्टेट में होगा, तो एक लोन पेयर इसका बचेगा। तो यानी कि XeF6 में भी एक लोन पेयर होगा एंड SbCl6 में भी एक लोन पेयर होगा, तो 1 1 वाला ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में ये 1 1 वाला स्टेट है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में डायरेक्टली आप सी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आइसोटोपिक जो होती है ये आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होती। हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आपका एनाइसोट्रोपिक होता है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में ए टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कितना ये कंडीशंस आपको गिवन है। पहला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज 0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 0 होता है, ये बात आप याद रखेंगे। इस केस में आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, ए टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मिसल्स आर। मिसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो मिसल्स होते हैं वो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 71 है, मिल्क इज एन इमल्सन इन विच। मिल्क इमल्शन होता है, इसमें क्या होता है, तो हम जानते हैं मिल्क जो होता है बेसिकली वो आपका फैट और वाटर का मिक्सचर होता है, या फिर ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है। तो मिल्क जो होता है वो उसमें फैट जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है वाटर के अंदर, तो फैट डिस्पर्स इन वाटर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इस केस में भी आप 1 टिक कर देंगे। मिल्क जो फैट है वो डिस्पर्स है वाटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 गैस एंड H2O लिक्विड at 25 degree centigrade and 1 atm pressure be 52 minus 394 and minus 286 kilojoule per mole respectively, enthalpy of combustion of इतना will be। enthalpy of combustion आपको पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 77। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे C2H4 का। तो वो कैसे करेंगे, रिएक्शन बनाते हैं, तो 2C प्लस आपका 2H2 हो जाएगा
एंड ऐसा करेंगे तो आपका C2H4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी आपको गिवन है, ये आपका 52 है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, C को O2 से रिएक्ट करा के CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस केस में आपका डेल्टा H जो है वो -394 है। सिमिलरली आपका जो वाटर है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो 1/2 H2 + 1/2 O2, तो यहाँ पर आपका H2O बन जाएगा। इस केस में आपका जो डेल्टा H है वो आपका 286 है। सिमिलरली आपका C2H4 हो जाएगा। C2H4 का रिएक्शन आप कराएंगे तो इसका जो कंबशन आपको कराने के बाद 2CO2 मिल जाएगा प्लस आपका 2H2O मिल जाएगा। इस केस में डेल्टा H आपको पूछ रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि C2H4 लेफ्ट साइड में है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम आपकी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद क्या होता है कि जो डेल्टा H होता है उसका साइन जो होता है आपका चेंज हो जाता है, पहला। दूसरा रूल होता है कि जब हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा H भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम इसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, तो वो भी सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको पहली इक्वेशन को तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा एंड देन फिर ये आपको जो इक्वेशन है यहाँ पर 2CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड थर्ड इक्वेशन को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि इक्वेशन सब जो है तो ऐसा कर देंगे एंड उसके बाद आप सम अप कर देंगे तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को आपने रिवर्स किया एंड साथ ही साथ आपने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड जो थर्ड इक्वेशन है उसमें उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर ऐसा कर देंगे आप और उसके बाद आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 1412 किलो जूल पर मोल का आंसर आ जाएगा। तो -1412 किलो जूल पर मोल वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ग्राफ शो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। कौन से ग्राफ में आपकी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपको बताना है। तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि अगर आप जो है रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं तो बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ। तो आप देखेंगे जहां तक जो है इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं जो ग्राफ होता है उसमें दोनों साइड की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो अगर जीरो हो जाए या फिर जो है तब भी आप जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस केस में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि जैसे ही आप रिएक्टेंट को लेंगे एक साइड में वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आपको कोई भी एनर्जी रिक्वायर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका सही सी हो जाएगा। नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 4 इक्वेशन आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो टी हाफ होता है वो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a⁻n-1 के। तो यहाँ पर आप n का वैल्यू 1 रख देंगे तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका 1 के, यानी कि टी हाफ जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर किस केस में होगा, तो कांस्टेंट आपका केवल एक केस यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a⁻0। a⁻0 का क्या मतलब होता है कि 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, 8.50 ग्राम ऑफ NH3 इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ वॉल्यूम, इट्स एक्टिव मास इज। एक्टिव मास की यहाँ पर बात कर रहा है। तो एक्टिव मास क्या होता है, बेसिकली एक्टिव मास आपका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। एक्टिव मास का मतलब होता है कि ये आपसे डायरेक्टली मोलैरिटी की बात कर रहा है। मोलैरिटी, एक्टिव मास का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये मोलैरिटी की बात कर रहा है, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम में आपके डिसॉल्व है। तो आपको कुल मिला के इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन मास आपका ये हो जाएगा 8.5। मॉलिक्यूलर मास इस केस में आपका कंपाउंड का गिवन है। NH3 की बात कर रहा है तो NH3 में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 + 3 यानी कि 17। तो ये हो जाएगा 8.5/17 और वॉल्यूम 1000 ml में निकालेंगे 1000/250। इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। तो इसका वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्टिव मास जो होगा, जो मोलैरिटी हो जाएगी इसकी, वो 2 हो जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इस केस में डी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। ये आपको जो है 2 रिएक्शन दे रखा है। फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 दे रखा है, सेकंड केस में 2 दे रखा है। तो रिलेशनशिप पूछा है K1 एंड K2 के बीच में। तो आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड रिएक्शन बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब आपकी रिलेशन K1 और K2 के बीच में आता है
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर किसी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसके पावर टाइम में बढ़ जाता है। एंड अगर इसको किसी से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से इक्वेशन को, तो उस टाइम में भी पावर के टाइम में बढ़ेगा, लेकिन 1 पावर के टाइम में बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड वाली इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस केस में जो k1 स्क्वायर हो रहा है वो k2 के इक्वल हो जा रहा है, तो k1 स्क्वायर इज इक्वल टू k2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, पेयर पूछा है, इस पेयर्स को क्या करेंगे। तो ये आपकी इसमें मिरर इमेज बना रखा है एंड मिरर इमेज जो है वो ओवरलैपिंग नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, थियो स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। तो थियो स्टीरियो आइसोमर्स वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस केस में ऑप्शन नंबर आप टी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल लोअर्स हिज डेंसिटी। कौन सा डिफेक्ट जो होता है वो क्रिस्टल की डेंसिटी को लो कर देता है। तो स्कॉटकी जो डिफेक्ट होता है वो आपकी क्रिस्टल की डेंसिटी को लो कर देता है। तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 30 डेज, आफ्टर 90 डेज द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करने के लिए आपको क्वांटिटी लेफ्ट के बारे में पूछ रहा है एंड हाफ लाइफ गिवन है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें n02 वाला, और एक तरीका और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाफ लाइफ का वैल्यू 30 डेज है एंड आपसे पूछ जितने दिन की बात रहा है, ये आपस में मल्टीपल है, यानी कि 30 जो है ये 90 30 का एक मल्टीपल है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि क्वांटिटी मान लीजिए 1 थी, तो 1 थी तो 30 दिन बाद जो है ये कितनी हो गई, ये हो गई 1/2 एंड फर्दर फिर 30 डे बाद ये 1/2 का 1/2 हो गई, यानी कि 1/4 हो गई एंड फिर 30 डे बाद ये कितनी हो गई, ये 1/4 का 1/2 हो गई, यानी कि 1/8 हो गई। तो फाइनली आपकी क्वांटिटी कितनी लेफ्ट होगी, तो फाइनली आपकी क्वांटिटी बचेगी 1/8। तो 1/8 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 की केस में आप 1 टिक कर देंगे। इसको आप इस तरीके से करेंगे, जब ये फॉर्मूला तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपका जो हाफ लाइफ है एंड जो टाइम आपसे पूछा हुआ है वो आपस में मल्टीपल होंगे। तो अगर मल्टीपल नहीं होते तो फिर आप जो है n डैश इज इक्वल टू n02n यूज कर देंगे एंड इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ बीसीसी। बीसीसी के केस में कितना होता है, तो ये तो रटने वाली बात है। बीसीसी केस में आप 2 निकाल देते हैं। इसमें होता क्या है कि 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके 8 कॉर्नर्स पे, तो 8 × 1/8 प्लस 1 होता है सेंटर में, तो आंसर आ जाता है आपका 2। तो 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हेन ग्रिगलैंड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन इट यील्ड्स। ग्रिगलैंड रिएजेंट जो होता है अगर आपका कीटोन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, तो वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल देता है। इस केस में ऑप्शन नंबर इसमें सी टिक हो जाएगा। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है 82, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। तो इस केस में भी आपका ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ ClF4 पॉजिटिव इज। ClF4 पॉजिटिव की आपको ज्योमेट्री बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए 84 है, ये कौन सी ट्रिक लगाएंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वाली ट्रिक लगाएंगे। तो ये आपका ClF4 पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर सिग्मा की बात करें तो वो 4 हो जाएगा। लोन पेयर की बात करें तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट में होते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 में से 1 चला गया, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 बॉन्डिंग कर रहे हैं, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर का वैल्यू आ गया 1। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछें तो ये हो जाएगा 5। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा 5 sp3d। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ऑप्शन देख लेते हैं, स्क्वायर पिरामिडल वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, अमंग द फॉलोइंग द इक्विलिब्रियम व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर से कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रेशर की इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करने पर उसी केस में आपका जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा जिस केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, कब इफेक्ट नहीं करेगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है एंड फर्स्ट केस को इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट के 3 हो गए, तो यहाँ डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
सेकंड वाले में देखेंगे तो सेकंड वाले में हमेशा याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा हम गैसेस मॉलिक्यूल्स से कैलकुलेट करेंगे, सॉलिड की कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सेकंड वाले केस में आपका हाइड्रोजन गैस में यानी कि इस रिएक्टेंट साइड में 1 मोल हो जाएगा एंड प्रोडक्ट साइड में 2, तो यहाँ पर भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड केस में यहाँ पर जो सी सॉलिड फॉर्म है तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। थर्ड केस में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स जो है हो जाएगा, फर्स्ट 1 हो जाएगा जो है रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में आपका 2 हो जाएगा, तो ये भी डिस्टर्ब कर सकता है। एंड डी केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो है 4 होगा रिएक्टेंट साइड में भी एंड 4 है प्रोडक्ट साइड में भी, 4 रिएक्टेंट में भी एंड 4 प्रोडक्ट में भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा प्रेशर इंक्रीज करने पे, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्ट्स प्रोसेस, ये प्रोसेस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अनफेवरेबल, इनमें से कौन सी कंडीशन जो होगी वो अनफेवरेबल होगी, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन को ध्यान से, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर हीट निकल रही है, तो जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसा हो गया, वो एक्सोथर्मिक हो गया। अब रिएक्शन अगर आपका एक्सोथर्मिक है तो हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद से अपना जो हीट लेके निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कौन सी कंडीशन आपसे पूछा अनफेवरेबल होगी, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वाली ही कंडीशन आपकी अनफेवरेबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इस केस में आपका ए टिक हो जाएगा। बाकी तीनों कंडीशन आपकी फेवरेबल है अमोनिया के फॉर्मेशन को लेकर। 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड एनेंटियोमर, इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और एनेंटियोमर भी शो करेगा, तो वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यहाँ पर, जहां पर आपका जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो CH3 वाले केस में ऑप्शन नंबर बी एंड सी को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट केस में तो लीनियर स्ट्रक्चर है एंड डी में भी होगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका शो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बी एंड सी में आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन को चेंज करके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे अगर आप इसका मिरर इमेज का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे तो एनेंटियोमरिज्म शो करता है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसा कर लेंगे आप तो इस केस में आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएगा। यही दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी और एनेंटियोमरिज्म भी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद फास्टेस्ट कॉन्क HCl, कौन सा कंपाउंड आपका कॉन्क HCl से फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। तो इस केस में जो है जिस यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में बेंजलिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड बेंजलिक जो होता है वो आपका फास्टेस्ट रिएक्ट करता है कॉन्क HCl से। तो HCl के केस में बेंजलिक ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपका बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अ पॉलीमर विच इज कॉमनली यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल के लिए कौन सा कॉमनली यूज पॉलीमर है, तो हम जानते हैं कि पॉलीथीन जो होता है वो कॉमनली यूज पॉलीमर है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में ए टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द साइक्लिक कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, इनमें से आपको पूछ रहा है कि ये साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मूला कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सबका स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, तो दोनों में से केवल एक स्ट्रक्चर को उठाइए एंड वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाले में से मान लीजिए ट्रायंगुलर वाला स्ट्रक्चर हमने वेरीफाई किया, तो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स यानी कि 4 कार्बन हो गए एंड 4 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर आपका 1 एंड यहाँ पर आपका 3, तो 3 और 3 यानी कि 6, यानी कि C4H6 वाला स्ट्रक्चर है ये तो सही है। फिर सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर CCC है, तो यहाँ पर आप देखेंगे H2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H2 प्रेजेंट है एंड इस केस में आपका जो है H2 प्रेजेंट है, यानी कि 6 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन इस केस में भी है, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। सी वाले में देख लेते हैं, तो सी में यहाँ पर चारों कॉर्नर्स पे यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर्स देख लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एंड सिमिलरली 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एंड यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो 4 एंड 2 6, यानी कि ये वाला भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। डी वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कॉर्नर पर 4 कार्बन हो जाएंगे एंड सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यानी कि इस केस में जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H4 का है, लेकिन हमें पूछे किसका रहा है, हमें पूछा था C4H6 का, तो यानी कि ये जो है ये फॉर्म नहीं हो रहा है, ये फॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वाला भी फॉर्म नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये रिएक्शन आपको पूछ रहा है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा पूछा गया आपको, तो इसको रिएक्शन करवा देंगे आप, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप जो है CN जो ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा एंड इसकी जगह आपका COCH3 ऐड हो जाएगा, COCH3 का एडिशन हो जाएगा इस केस में। तो COCH3 का एडिशन केवल जो है
ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो आपका रेजोनेंस जो है शो करता है, एंड रेजोनेंस शो होने की वजह से दोनों साइड में आपका जो है पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी क्लिक कर देंगे, ये आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन से यूनिट एनर्जी की नहीं है, तो फर्स्ट जो है ये आपका न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। सेकंड वाले में आपसे पूछ रहा है केजी इंटू एम सेकंड इनवर्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो होती है वो आपकी फोर्स की यूनिट होती है ना कि एनर्जी की, तो इस केस में आप बी टिक कर देंगे एंड बाकी दोनों हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हेन अ लिक्विड दैट इज immiscible with water was steam distilled at 95.2 degree centigrade at a total pressure of 99.652 kilopascal. The distilled container 1.27 grams of the liquid per gram of water. What will be the molar mass of the liquid if the vapor pressure of water is इतना at 95.2 degree centigrade? आपसे पूछ रहा है मोलिकुलर मास बताना है लिक्विड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 93। टोटल प्रेशर जो है वो आपका गिवन है 99.652 किलो पास्कल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय जो वाटर है वो हो जाएगा आपका 85.140 किलो पास्कल, ये भी गिवन है। अगर मैं बात करूं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड तो वो कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर बाय माइनस प्रेशर ऑफ वाटर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ये आप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 14.512 किलो पास्कल। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एम ए अपॉन एम बी का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है पी ए इंटू कैपिटल एम ए अपॉन प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ बी। आपको एम ए पूछ रहा है, बाकी गिवन है, तो एम ए का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम ए अपॉन एम बी, पी बी एम बी अपॉन पी ए। यहाँ पर सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको गिवन है, पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 134.1 ग्राम पर मोल। तो 134.1 ग्राम पर मोल वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इस केस में भी ए टिक कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द सेल इज प्लेस्ड इनटू 0.4% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो 0.4% में अगर आप किसी सेल को रख देंगे तो वो क्या होगा, वो सेल जो होता है आपका स्वेल कर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के रूल की वजह से ये जो आपका सेल है वो स्वेल कर जाएगा। ऑप्शन नंबर इस केस में आप ए टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज पीएच ऑफ इतना मोलर HCl सॉल्यूशन, हियर log 2 इज इतना एंड log 3 इज इतना। 0.2 इंटू 10⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन का आपको पीएच पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पीएच का वैल्यू हम जानते हैं वो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन होता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है 8 माइनस log 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका बेसिक के अराउंड जा रहा है, लेकिन HCl तो एसिड होता है तो ये बेस हो नहीं सकता। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। नंबर आपका ये हो जाएगा 95। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन HCl की काफ़ी लो है, तो यानी कि कंसंट्रेशन HCl की काफ़ी लो है, तो यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन हम वाटर से निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन आपकी HCl से। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन वाटर में हम जानते हैं वो होती है 1 इंटू 10⁻⁷ एंड यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन इस केस में हो जाएगी HCl से 2 इंटू 10⁻⁸। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁸। अब हम जानते हैं कि pH का वैल्यू क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इसका माइनस लॉग ले लेना है एंड माइनस लॉग आप जैसे इसका ले लेंगे वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 6.92। तो 6.92 जो होगा वो हो जाएगा इसका pH। ऑप्शन देख लेते हैं, 6.92 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ एट क्यूबिक सेल एटम ए प्रेजेंट ऑल कॉर्नर्स एंड एटम बी एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, what will be the molecular formula of the compound if all the atoms present at one body diagonal are replaced by atom at C। तो वन बॉडी डायगोनल के एटम को आपको निकाल देना है एंड ये जो है और उसकी जगह C प्लेस कर देंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे इस केस में। तो ए एटम जो है वो आपका प्रेजेंट है सारे के सारे कॉर्नर्स पर, लेकिन यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल निकल जाएगा, तो यानी कि 2 कॉर्नर्स निकल जाएंगे, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/8।
बी जो है वो आपका सारे के सारे फेसेस पे प्रेजेंट है, तो लेकिन बी के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है बी हो जाएगा एक बॉडी डायनेमिक की वजह से इसके भी वैल्यू 6/12 हो जाएगी, 6/12 हो जाएगी। एंड जो सी है वो आपका जो है बॉडी डायनेमिक को रिप्लेस करने के बाद 2 पोजीशन पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2/8, तो ये हो जाएगी ऐसी। यहाँ पर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A3B12C जो है वो ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, A3B12C ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आप सी टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 97 है, इफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय XYZ एटम्स एंड Z इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, Y इज प्रेजेंट इज 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड X एटम 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, which of the following will be molecular formula of the compound। तो सब Z आपका कॉर्नर में प्रेजेंट है, Y आपका 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है एंड X आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखने करेंगे Z के रिस्पेक्ट में। तो Z आपका सबसे पहले प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है Z आपका प्रेजेंट है आपका कॉर्नर्स पे, तो Z जो है 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ये इतना हो जाएगा। Y आपका जो है 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगी, 8 × 1/2 हो जाएगा। X की बात करेंगे तो ये हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, यानी कि यहाँ पर 4 × 1/2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 कर देंगे, इंटू यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। पर हो जाएगा Z का वैल्यू 1 आ जाएगा, Y का वैल्यू आपका आ जाएगा, Y का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 एंड Z हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर X3 Y4 Z वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। X3 Y माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये कटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, X2 Y4 एंड Z वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, X2 Y4 Z वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। X2 Y4 Z जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आप सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, इफ एन एलिमेंट A इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अबव एलिमेंट B बट बिलो एलिमेंट C, देन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पावर ऑफ एलिमेंट इज। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पावर पूछ रहा है आपसे, A को प्रेजेंट किया गया है अबव B में बट बिलो C, यानी कि ये आपका जो है CAB इस टाइप का आपका जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। ये आपकी जो है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है, यानी कि ये आपका रिडक्शन पावर का ऑर्डर हो गया। रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर का ये ऑर्डर होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन पावर का क्या ऑर्डर होगा, तो ये बिल्कुल रिवर्स में हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन पावर का ऑर्डर क्या है, वो है CAB, तो आपका ऑक्सीडेशन पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका BAC। तो BAC वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस केस में डी टिक कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। ये आपको कार्बोकेटायंस गिवन है, इसमें आपको पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट वाले केस में जो आपका जो है इन सब में फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है कि ये जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जो है आपका हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला स्टेबल है, इसका मतलब ऑप्शन जो है ए और जो है ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही चले गए। अब खाली ऑप्शन नंबर बी एंड डी में लड़ाई है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, उसी ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी में आप देखेंगे तो 1 2 3 का ऑर्डर गिवन है, लेकिन यहाँ पर 4 एंड 5 का जो है ऑर्डर जो है गिवन नहीं है। तो 4 एंड 5 की स्टेबिलिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो दोनों में आप देखेंगे कि 5% चार्ज प्रेजेंट है, दोनों ही केसेस में आपके 5% चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है एंड ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, तो प्रायोरिटी स्टेबिलिटी में आप जो ऑप्शन नंबर 4 को देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर इस केस में आप डी टिक कर देंगे। रीजन क्या क्या है रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट केस में क्योंकि क्यों स्टेबल है, क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकंड में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर -I ऑपरेट इफेक्ट जो ऑपरेट कर रहा है, एंड थर्ड के केस में आपका -I एंड -R दोनों ऑपरेट जो है कर रहा है। तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देंगे एंड सेकंड वाला स्टेबल हो जाएगा, देन फिर थर्ड वाला, देन फिर फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ यहाँ पर 5% चार्ज प्रेजेंट है, एंड फिफ्थ वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन ये जो है ऑर्डर हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये आपको रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछ रहा है P एंड Q पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो OMG है ये Mg पॉजिटिव Mg प्लस Br में टूटेगा, एंड यहाँ पर ये पोलराइजेशन होगा O माइनस में, यानी कि MgBr जो है वो ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, एंड बाकी जो CH3 है ये CH3 यहाँ पर CH3 के बगल में आके जुड़ जाएगा। तो मिडिल कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, मिडिल कंपाउंड ये बन जाएगा आपका इस टाइप से। मिडिल वाला कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर CH3 एंड ये हो जाएगा आपका CH3, एंड यहाँ पर जो है ये OMgBr जुड़ जाएगा। एंड फिर इसमें आप जैसे ही वाटर का एडिशन करेंगे ये OH लिखे ये जो है आपका H+ यहाँ पर आके इसको रिप्लेस कर जाएगा,
तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा OH एंड सिमिलरली इस टाइप से, एंड यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड ये हो जाएगा CH3। तो ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा P एंड Q पोजीशन पे रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन देख लेते हैं, तो P एंड Q पोजीशन पे इस टाइप के कंपाउंड ऑप्शन नंबर ए में बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इस केस में आपको ए टिक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।